नमस्कार दोस्तों कुछ एक इमारतें सिर्फ ईंट मिट्टी और गारे से नहीं बनी होती, सीमेंट से बनी नहीं होती। कुछ एक इमारतों में कुछ उनका दिल भी धड़कता है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हक है कि अब किसी बेजान चीज़ में दिल नाम की चीज़ क्या है। तो वो मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि कुछ एक स्थान ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक गरिमा, अपनी एक पहचान होती है। अब कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इन मंदिरों के दीवार के साथ हम कोई भी किसी किस्म की ऐसी हरकत करें जिनसे उस दीवार की पाकीज़गी, पवित्रता पर कोई आँच आए। और ये चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि कुछ एक भवनों से, इमारतों से कुछ एक यादें जुड़ी होती हैं। आज किस किस्से को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, मैं वो ज़रा स्पष्ट कर दूँ कि सबसे बड़ा संकट जो है वो ये है कि हम अपने राइटर्स को, लेखकों को, अदीबों को किसी किस्म का कोई सम्मान नहीं देते। और सम्मान कितना देते हैं इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि लखनऊ में एक इमारत है, एक भवन है जिसका नामकरण उसके लेखक ने या उसके मालिक ने, इमारत के मालिक ने, उस भवन के मालिक ने, और जो लेखक भी है, बड़ा प्रसिद्ध लेखक जिसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के जो पाठक हैं उनके लिए भी और जो समीक्षक हैं उनके लिए भी वो अजाना नहीं है। सब लोग जानते हैं और बड़े एहतराम के साथ उनको पढ़ते हैं। मेरी मुराद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा कौन से? चित्रलेखा वाले। चित्रलेखा क्या? चित्रलेखा वो चर्चित उपन्यास जो आज भी इतने दशकों के बाद भी उतने ही शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ा जाता है। चित्रलेखा वह उपन्यास जिस पर 3 बार फिल्में बनी और तीनों बार फिल्में जो हैं वो सफल रहीं। और तीनों फिल्मों के साथ न सिर्फ दर्शकों ने इंसाफ किया, बल्कि महसूस हुआ कि नहीं, ये इसको फिल्माकर बहुत बड़ी एक ज़रूरत को पूरा किया गया है, बहुत बड़ी कमी को पूरा किया गया है। तो उन्हीं भगवती चरण वर्मा ने जब अपना एक आवास बनाया लखनऊ के एक इलाके में, तो उन्होंने नाम विशेष रूप से, लोग आम तौर पर छोटी सी तख्ती पे नाम लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने उस अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जो उनकी कृति की अहमियत थी, महत्व था। और बाकायदा दीवार के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में चित्रलेखा नाम टंकित करवाया। अपना नाम उन्होंने उसमें देने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि चित्रलेखा उनकी पहचान बन गई थी और वो चित्रलेखा की पहचान बन गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, भगवती बाबू तो आंखें मूंद गए और उनके जाने के बाद अब सिलसिला ये हुआ कि वो मकान नीलाम हो गया। क्यों हुआ इसके विवरण में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो एक स्थान ऐसा है जिसके ऊपर चित्रलेखा शब्द टंकित है। और वह आवास अतीत में बहुत सारे साहित्यकारों का एक चर्चा का केंद्र भी रहा है, क्योंकि उसके आसपास यशपाल, आप जानते हैं, झूठा सच वाले यशपाल, सिंहावलोकन वाले यशपाल, क्रांतिकारी यशपाल, यथार्थवादी लेखन के स्तंभ यशपाल, उनका मकान भी है। और थोड़ी ही दूरी पर अमृतलाल नागर का मकान भी है। और इन तीनों के कह कहे जो थे वो बड़े प्रसिद्ध थे और पहचान बन गई थी। कई बार ये भी होता था कि जैसे हम लोग कई बार इस पे व्हाट्सएप पे भी और अपने जो हैंडसेट है, अपना जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, उस पर भी कई बार हम लोग सेट कर देते थे कि पहचान कहाँ है। लोग पूछते थे कि आप कोई नक्शा इसका भेज दीजिए, कोई ऐसा मैप भेज दीजिए, कोई लोकेशन भेज दीजिए। तो लोग लोकेशन भेजने की बजाय ये कहते थे कि यार वो चित्रलेखा से 10 मकान छोड़ के 11वां हमारा है। तो ये एक पहचान बन गई थी। और अब जब वो इमारत बिक गई है और इमारत में तब्दीलियां आने लगी हैं, जिसने ख़रीदा है वो उसको अपने ढंग से बनाएगा, तोड़ेगा। यकीनन चित्रलेखा का भी वो जो लिखा हुआ है, अंकित जो है लिखा हुआ, वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में हौस खास में अमृता का घर टूटा था। अमृता ने जब आंखें मूंद लीं तो उसके बाद वही मकान जो है वो
एक प्रॉपर्टी डीलर ने ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद उसने मलबा जो है उसको मलबे में तब्दील कर दिया, और वहाँ पर जो यादें थी अमृता और इमरोज़ की, और वहाँ पर आने वाले लोगों की यादें जुड़ी हुई थी। वहाँ पर साहिर का भी आना जाना था, वहाँ पर फैज़ साहब भी आया करते थे, और दुनिया भर के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साहित्यकार वहाँ एकत्र होते थे। वो सारी की सारी यादें एक स्थान से बंधी हुई थी, लेकिन अब वो एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसको मलबे में तब्दील कर दिया। तो जिस दिन मलबे में तब्दील हुआ उस दिन शाम को इमरोज़ वहाँ देखे गए। वो तख्ती तलाश कर रहे थे, जो तख्ती उस मकान के बाहर लगी हुई थी। उस तख्ती पर लिखा था अमृता इमरोज़। तो अमृता इमरोज़ की वो पहचान वो तख्ती तलाश कर रहे थे, कहीं उनको मलबे में मिल जाए तो कम से कम उसको एक निशानी के रूप में, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, संबंधों के प्रतीक चिन्ह के रूप में, या यादों के प्रति सरमाए के रूप में उसको रख लें। लेकिन वो भी उनको मलबे में नहीं मिल पाई। तो मित्रों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब ये चीज़ें हम लोग, इनका जो सम्मान है हमारे कलमकारों का, सृजनशील शख्सियतों का, वो रखना बिल्कुल भूल चुके हैं, और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब मुझे इस मौके पर सिर्फ़ एक उनकी याद आती है। भगवती बाबू की एक कविता की उसकी पंक्ति थी, आप देखिए उसमें कितना ज़्यादा फक्कड़पन था कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। तो वो सारा का सारा मस्ती का आलम हवा हो गया। और ये दुखद घटना है चित्रलेखा का इस तरह ढह जाना। चित्रलेखा की बात होती है तो वही कुमारगिरी भी सामने आता है, वही बीजगुप्त सामने आता है, उसके सारे पात्र जीवंत उठते हैं। मित्रों, ये घटना साहित्यिक जगत के लिए एक त्रासदी से कम नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।